नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के 13वें पाठ गुल्ली डंडा कहानी को, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रेमचंद जी का परिचय हम जानें। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, जिसे हम काशी बनारस नामों से भी जानते हैं, के निकट लम्ही गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और एवं पिता का नाम मुंशी अजय ब्राह्म था। ये लम्ही डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्षमय रहा। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पढ़ने का शौक़ इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर, कक्षा 10 को पहले मैट्रिक के नाम से जाना जाता था, तो वो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। कक्षा 10 के स्तर पर ही पहले शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो जाती थी उत्तीर्ण करने के बाद, तो शिक्षक बन गए। नौकरी के साथ ही पढ़ाई जारी रखते हुए आगे की पढ़ाई 1910 में इंटर और 1919 में बीए पास किया। इंटर कक्षा 12 की स्थिति है, और पहले कक्षा 11, जैसे आज कक्षा 12 में जो बोर्ड होता है, वैसे कक्षा 11 में भी बोर्ड होता था, और विद्यालय जो शिक्षा थी वो कक्षा 11 में पूर्ण हो जाती थी, 12वीं नहीं हुआ करती थी। तो उस समय उसको उस अर्थ में भी इंटर का प्रयोग कर लेते थे। फिर आगे उन्होंने बीए की स्नातक की पढ़ाई करके उसे उत्तीर्ण किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। शिक्षा विभाग में भी निरीक्षक का पद होता है, जो सारी जो विभागीय शिक्षा विभागीय विद्यालयों की जो जांच का जो कार्य होता है वो काम उनको करना होता है। उस पद पर आप नियुक्त हुए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। विधवा महिला थी, उनसे उन विधवा से वो विधवा थी, उनसे विवाह करके और विधवा विवाह का समर्थन किया। एक नई समाज के सामने एक ऐसा दृष्टांत आपने रखा कि विधवा के जीवन को भी संवार सकने वाली बात काम में ली। उनकी 3 संतानें हुई प्रेमचंद जी के। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने से के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। सोजे वतन उर्दू में इनकी रचना थी, जो बिल्कुल देशभक्ति से ओतप्रोत थी। तो अंग्रेज सरकार ने उस ओजस्वी रचना के प्रकाशन पर रोक लगा दी और उनके लेखन कार्य बंद करने का भी आदेश निकलवा दिया। तो इन्होंने गुप्त रूप से अपनी पहचान छुपा करके लेखन कार्य करने का प्रयास किया, तो प्रेमचंद नाम से लिखने लगी। ये नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। मूल नाम नहीं था, लेकिन इन्होंने बाद में जो नाम रखा वही नाम इनका आज साहित्य जगत में अमर है। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते रहे थे। मूल नाम हमने देख लिया ऊपर, धनपत राय श्रीवास्तव, और उर्दू में आपने नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया, और बाद में साहित्य जगत में हिंदी साहित्य समुद्र में सागर में आप प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर आगे देखिए, उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, अनेक उपन्यासों की आपने रचना की और
कीर्तिमान स्थापित किया। उपन्यास की शुरुआत ही आपने की और उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद जी को जाना जाता है। तो उस श्रृंखला में अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र। उनकी लंबी बीमारी एवं तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका। इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वहन किया, पालन किया, कहने का तात्पर्य। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास एवं कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु उनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही मिली। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि आप प्रसिद्ध कथाकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में प्राप्त किया आपने। कहानी की और उपन्यास की जो विधिवत शुरुआत है उसका श्रेय प्रेमचंद जी को ही दिया जाता है हिंदी साहित्य में। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट से नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। कुछ नाटक भी लिखे जिनमें संग्राम 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एवं करबला 1928 ईस्वी में। निबंध और अन्य लेख भी आपने लिखे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद जी के निबंध छपते रहे हैं, जिनमें निबंधों में इन्होंने सामाजिक एवं साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है अपने निबंधों के माध्यम से। प्रेमचंद जी के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग हैं, तथा प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनके निबंधों का जो संकलन है, एक तो प्रेमचंद विविध प्रसंग के नाम से जिसके 3 भाग हैं, और दूसरा प्रेमचंद कुछ विचार। 2 निबंध संकलन हैं आपके, ये भी प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध जैसे साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला 3 भागों में, एक भाग 1, 2, 3, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि। उपन्यास नाम का भी निबंध है प्रेमचंद जी का। अनेक रचनाओं के आपने अनुवाद भी किए, जिनमें टोलस्टॉय की कहानियाँ 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 ईस्वी में अनुवाद किया, हड़ताल नाम से। और चांदी की डिबिया 1931 ईस्वी में, और न्याय 1931 ईस्वी में अनुवाद कार्य किया। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है ये तय करना बड़ा ही कठिन है। अलग अलग जो विद्वान हैं वो उनके अलग अलग मत है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। तो कुछ जो विद्वान है वो पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में प्रकाशित उसको प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह, वो कहानी थी एक कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से, जून 1908 में प्रकाशित हुआ, जिसका ऊपर जिक्र हुआ था। इसको ऐसा देश प्रेम से जुड़ी बातें इन कहानियों में थी जिस पर अंग्रेज सरकार रोक लगा दी थी। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें हमने ऊपर 300 कहानियों की बात की। वो कहानी इन कहानी संग्रह में ही थी। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1, 2 भागों में मानसरोवर इनका जो कहानी संग्रह, और कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। जो सारी अन्य जो कहानियाँ थी इनकी मृत्यु उपरांत 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। प्रेमचंद की कहानियाँ भाग 1
एक प्रथम जो 1916 से 1920 तक, दूसरा कालखंड 1920 से 1930, 1900 है यहाँ पर, 1600 नहीं है, 1930 तक, एवं तीसरा जो खंड है 1930 से 1936 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आए, इसलिए इनकी कहानियों का जो अलग अलग रूप था, अलग कुछ बदलाव इनके समय के अनुसार इनकी कहानी में हुआ, उसके आधार पर इनकी कहानियों को तीन अध्ययन की दृष्टि से तीन कालखंडों में विभाजित किया विद्वानों ने। पत्र पत्रिकाएं भी आपने लिखी, उनका संपादन भी आपने किया, जो इस प्रकार है। 1922 ईस्वी में माधुरी पत्रिका का संपादन किया, 1930 ईस्वी में हंस मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, प्रकाशन एवं संपादन दोनों कार्य, तथा 1932 ईस्वी में जागरण नामक पत्रिका का साप्ताहिक संपादन आपने प्रारंभ किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हंस जो पत्रिका थी वो प्रेमचंद जी का पर्याय थी। और जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ, उपन्यास सम्राट के रूप में आप प्रसिद्ध हैं, तो आपने जो उपन्यास लिखे वो भी इस प्रकार है। प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से काल क्रमानुसार निम्नांकित प्रमुख हैं वरदान, जो अनुदित है, मौलिक नहीं है। किसी अन्य उपन्यास का आपने अनुवाद किया। 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ प्रेमा, 1907 ईस्वी, रूठी रानी 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोवधान 1936, और जैसा कि ऊपर ने पढ़ा मंगलसूत्र जो कि अधूरा रह गया था इनकी बीमारी की वजह से, देहावसान हो जाने के कारण, और इनके पुत्र ने ही उस उपन्यास को पूरा किया। तो ये 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, गुल्ली डंडा, उसके बारे में परिचय देखते हैं उस कहानी का, कहानी में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा में बचपन की यादें संजोई गई हैं। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है कि, चरितार्थ करने का तात्पर्य उसको एक प्रमाणीकरण देना, प्रमाणित करना, सच्चाई को प्रमाणित करना। कि कौन सी सच्चाई? सच्चाई ये है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। इस पंक्ति को हम रेखांकित कर लेंगे। पद और प्रतिष्ठा, एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के जो बीच के जो नैसर्गिक जो संबंध है, प्राकृतिक जो संबंध है, प्राकृतिक जो रिश्ता होता है दो मनुष्यों के बीच का, उसको पद और प्रतिष्ठा समाप्त कर देती है। यही इस कहानी में पूरी सच्चाई के साथ एक प्रमाणीकरण दिया गया है। इस बात को प्रमाणित किया है इस कहानी के माध्यम से कि वास्तव में इस दुनिया में जब दो मनुष्यों में अगाध प्रेम होता है, अगाध मित्रता होती है, लेकिन जब समय व्यतीत होने के बाद में जब उनके दोनों के बीच में कहीं पद या प्रतिष्ठा बीच में आ जाती है, तो वो जो पहले का जो रिश्ते का संबंध का जो प्रगाढ़ता थी वो समाप्त हो जाती है, वो मजबूती खत्म हो जाती है। केवल एक खाना पूर्ति के रूप में वो रिश्ते का केवल नाम रह जाता है, संबंध का एक नाम रह जाता है कि हम मित्र हैं या जो भी रिश्ता है। तो प्राकृतिक संबंधों में बाधक बताया पद और प्रतिष्ठा को, ये बाधा पैदा करती। कितना भी व्यक्ति प्रयास करे लेकिन चाहते हुए वो प्रगाढ़ता नहीं रहती। यदि वो दो मनुष्य हैं, उनके बीच में जो प्रगाढ़ रिश्ता है, मित्रता है, दोस्ती है, तो वो किसी एक व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा अपने आप को कमज़ोर और हीन भावना से देखने लग जाता है। यहाँ पर भी दो मित्रों के माध्यम से इस कहानी में ये बात प्रमाणित की गई है। देखो किस प्रकार किया है।
कहानी के माध्यम से ये बात कैसे बताई गई है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। यहाँ पर कथानायक कहा गया है, एक जो मित्र है उसको पूरी कहानी में कथानायक ही कहा है, हीरो का नाम नहीं दिया है, केवल कथानायक ही बार बार जिक्र होगा, ये हम ध्यान रखें। कहानी का जो नायक है, हीरो है, उसके और जो उनका जो मित्र है गया, उन दोनों के बीच में बचपन में ऐसी घनिष्ठता थी और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी उनके परिवारों की जो कैसा भी निर्धनता, धनी, धन संपत्ति, ऐसी कोई भी उनके उस रिश्ते में बीच में नहीं थी, कहीं भी ऐसी अवरोध नहीं था उन बातों का। लेकिन कुछ समय बाद में जब कथानायक का परिवार शिक्षित परिवार था, उसकी उनके पिताजी अधिकारी थे, तो उनके साथ ही कथानायक वहाँ से चले जाते हैं, उन मित्र को छोड़ देते हैं और एक बड़े अधिकारी बनकर जब वो वापस हुआ, इस कहानी के अनुसार आप देखो कि कहानी बड़ी रोचक है, वापस जब लौटते हैं तो वो अब एक पद और प्रतिष्ठा के साथ वापस लौटते हैं, तो दोनों के बीच में, दोनों मित्रों के बीच में वो पहले वाला प्राकृतिक जो संबंध है, जो घनिष्ठता वाला जो रिश्ता था, वो नहीं बच पाता है। यही इस कहानी को बताने का प्रेमचंद जी का उद्देश्य है। तो क्या है, दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे, बड़ी घनिष्ठता थी दोनों में, दोनों मित्रों में। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था, कथानायक के पिताजी थानेदार थे, दांव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था। जब गुल्ली डंडा में दाव देने से तात्पर्य बाजी देने की बात आती है, तो गया खेल में थोड़ा पारंगत था, गुल्ली डंडा खेल में। और जो थानेदार जी के लड़के हैं, कथानायक जो हैं, वो गया से कमज़ोर थे खेलने में। तो कई बार अब कथानायक जो कि एक अमीर परिवार से हैं, प्रतिष्ठित परिवार, अच्छे धनी परिवार से हैं, और गया जो कि एक निर्धन परिवार से हैं, लेकिन वहाँ तक उनकी वो परिवारों की प्रतिष्ठा अवरोध नहीं बन रही है, क्योंकि वो बचपन का जो नैसर्गिक प्रेम है। लेकिन जब व्यक्ति खुद में जब पद और प्रतिष्ठा आ जाती है, वो अवरोध पैदा करती है। तो वहाँ तक तो उनमें घनिष्ठता थी और गया परवाह नहीं करता था, मित्रता थी। तो खेल में कई बार उनको बाजी में लंबी देर तक बाजी देनी पड़ती थी, और बिना शिकायत के कथानायक को बाजी देते थे। देखो, वापस दाव देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था कथानायक, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। यहाँ तक की ये स्थिति थी। अब यहाँ तक दोनों बातों का हम समझेंगे अच्छी तरह। यहाँ तक जो दोनों दोस्तों के बीच में, दो मनुष्य के बीच में जो नैसर्गिक जो संबंध है, रिश्ता है, उसकी बात है। अब वो समाप्त होने वाली बात हम पढ़ रहे हैं आगे। कब समाप्त हो जाता है? 20 साल बाद। कहानी में एकदम से 20 साल का अंतराल आ गया है। दोनों बिछड़ जाते हैं, दोनों मित्र 20 साल के लिए। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो गया है, अब एक अभियंता बनकर के उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को, स्मृति में स को हटा देंगे, समय से, स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। यहाँ जो दोनों की जो मिलने का जो प्रसंग है, वो विस्तार से कहानी में बताया गया है, आगे हम देखेंगे। बड़ा रोचक वर्णन है कहानी में, किस प्रकार से दोनों मिल पाते हैं, एक दूसरे से कैसे परिचित होते हैं। 20 साल में व्यक्ति की स्मृतियाँ धूमिल हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो कैसे वो एक दूसरे तक पहुँचते हैं, वो सारी वृत्तांत यहाँ कहानी में दिया हुआ है विस्तार से। तो मिलने के बाद फिर वापस वही उन बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए इंजीनियर साहब कहते हैं कि वही गुल्ली डंडा खेलें। तो खेलने का प्रयास खूब चाहा, उसके बहुत आग्रह पर गया, खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। वो जो बचपन में जो आनंद था, जो एक वास्तविकता थी, खेल में जो ताकत थी, वो वहाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर उनके अब वो घनिष्ठता नहीं बची उनके दोनों के बीच में। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी
उसका जो अवसरपन होना, उसका एक अधिकारी होना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना, और ये कार्य गया और उसके बीच दीवार बन गया है। कथानायक को समझ में आ जाता है उस वहाँ पर वो स्थिति कि मेरा ये पद और मेरी प्रतिष्ठा गया और मेरे बीच दीवार बन गई है, हमारे नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर दिया इस पद प्रतिष्ठा ने। ये दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। आगे मूल पाठ देखिए। हमारे अंग्रेज़ दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। देखो इस गद्यांश में वापस इसकी व्याख्या हम करते हैं। प्रेमचंद जी कहानी की शुरुआत करते हुए बता रहे हैं कि जो गुल्ली डंडा खेल है, हमारे भारतीय खेल है, स्वदेशी खेल है हमारा, तो उन्होंने इसकी अनेक प्रकार से बहुविध इसकी विशेषता बताते हुए वर्णन कर रहे हैं इस खेल का कि हमारे अंग्रेज़ दोस्त माने या ना माने, वो कह रहे हैं कि मेरी बात का समर्थन हमारे जो सभी हम मित्र हैं, संसार के सभी प्राणी, तो यहाँ अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ लोगों के लिए कहा गया है क्योंकि उनका जो प्रिय खेल है वो अन्य है। तो उनको इंगित करते हुए कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की हम बात करें और उनके सामने यदि ये बात कही जाए कि गुल्ली डंडा खेल ही पूरे संसार के सब खेलों में राजा, खेलों का राजा का तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ खेल है, यदि हम अंग्रेज़ों के सामने ये बात रखें, अब इस बात को वो स्वीकार करे या नहीं करे, पर प्रेमचंद जी यहाँ कह रहे हैं, लेखक कहानीकार कह रहे हैं, या यहाँ कहानीकार के रूप में ही वो कथानायक भी, यहाँ प्रेमचंद जी कथानायक के रूप में भी वही बोलेंगे। एक भूमिका 2 मित्रों में एक कहानीकार की होगी जो कथानायक है, दोनों की एक ही समझे दोनों को। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी इस बात का खंडन करे या नहीं करे, या इस बात को स्वीकारे नहीं स्वीकारे, पर मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा जो भारतीय जो स्वदेशी जो खेल है गुल्ली डंडा, वो सभी खेलों में सर्वश्रेष्ठ खेल है। फिर आगे देखें, अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। कहानीकार आगे कह रहे हैं कि एक अवस्था के बाद बचपन में तो खेलते ही थे और उनका सर्वप्रिय खेल रहा है, पर जब एक खेलने की जो एक बचपन के बाद की जो अवस्था है, उसके बाद हम वापस छोटे बच्चों को ये खेलते हुए गुल्ली डंडा खेलते हुए जब हम देखते हैं तो हमारा जो मन है वो लोटपोट हो जाना, अत्यधिक आनंदित हो उठता है, और ऐसे मन में ऐसे आता है, ऐसी इच्छा होती है कि इनके साथ जाकर मैं भी इस खेल का आनंद लूँ, हम भी इस खेल को खेल करके आनंदित हों। क्यों? आगे विशेषताएं बता रहे हैं खेल की, गुल्ली डंडा खेल की, कथानायक या कहानीकार, कि इस खेल में न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। कहने का तात्पर्य जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं खेल के लिए, सबसे न्यूनतम आवश्यकताओं वाला एक खेल है, इसमें किसी अन्य चीज़ों पर आधारित नहीं है, किसी चीज़ के वशीभूत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अन्य जो खेल हैं हमारे, हम विदेशी खेलों की बात करें तो उनमें जैसे टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, उन खेलों में लोन की, खेलने का मतलब जो खेल का जो मैदान होता है टेनिस का या बैडमिंटन, उसको लोन बोलते हैं। और कोर्ट भी ये लोन टेनिस और बैडमिंटन जो होती है उसको खेलने की जो मैदान और जो जगह है उसको कोर्ट कहा जाता है। और नेट हम सब जानते ही हैं, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन, टेनिस, सब में ही नेट की भी आवश्यकता होती है। तो वहाँ किसी खेल को खेलने के लिए आधारभूत चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। कहने का तात्पर्य उन चीज़ों के अभाव में उस खेल को खेलना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता, ऐसी आवश्यकता नहीं है। न थापी की, थापी का तात्पर्य बल्ले से है। हम देसी जो लोग हैं
बल्ला तो अंग्रेज़ों का खेल है, क्रिकेट का खेल तो हमने तो उसको थापी की तरह एक हमारे देसी भाषा में एक सामान होता है लकड़ी से बना हुआ थापी, तो वो बल्ले की तरह ही होता है। तो उसकी आवश्यकता भी जैसे क्रिकेट में जो बल्ला हम काम में लेते हैं, तो वहाँ उस खेल में अनेक प्रकार की जो खेल की जो उपकरण है, सामग्री, उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन गुल्ली डंडा में किसी प्रकार की कोई चीज़ आवश्यक नहीं है। क्या करना है, कौन सी चीज़ छोटी सी आवश्यकता है जो कहीं भी पूरी की जा सकती है। आगे बताया गया है कि मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। यहाँ ज़्यादा इस खेल में, हमारे स्वदेशी भारतीय खेल में ज़्यादा झंझट नहीं है, ज़्यादा समस्या ही नहीं है। कहीं भी आनंदपूर्वक बिना समस्या के कहीं भी पेड़ के पास जाकर के उस पेड़ से एक छोटी सी टहनी, उसकी एक पतली सी छोटी सी एक शाखा काट लो, तोड़ लो और उसे गुल्ली बना लो, और डंडा स्वतः ही उसकी लंबी जो शाखा है, छोटी करते ही गुल्ली हो गई और लंबी जो शाखा है उसका डंडा बन जाएगा। और 2 आदमी साथ हुए, एक तो स्वयं है ही खेलने वाला और एक सामने वाला, आते ही 2 आदमियों में। यहाँ पर ज़्यादा खिलाड़ियों की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये जो खेल है वो सभी प्रकार से हमारे लिए अनुकूल है, इंसान के लिए अनुकूल होता है, तो इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। ये सारी जो बातें हैं वो गुल्ली डंडा खेल के समर्थन में उसकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हुए कहानीकार या कथानायक कह रहे हैं। आगे देखिए, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चौका रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं, कोई विचार नहीं करता, जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर पर क्यों ये व्यसन मरते हो। ठीक है, गुल्ली डंडा खेल से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता क्या? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज भी बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को, बल्ले को बैसाखी में बदल बैठे। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से सबसे अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वापस इसकी व्याख्या देखें। आगे कहानीकार कह रहे हैं, कथा नायक कह रहे हैं, दोनों की भूमिका एक ही है कि जो विलायती खेल है, विदेशी खेल, उनमें सबसे बड़ा ऐब का मतलब कमी ये है कि उसका जो सामान है, खेल के जो उपकरण हैं, उन खेलों के, विदेशी खेलों के विदेशी जो खेल है, टेनिस लें, बैडमिंटन लें, तो टेनिस की बात करूं, बैडमिंटन की नहीं करूं मैं, टेनिस है, और अन्य जो क्रिकेट है, जो अन्य जो खेल हैं उनकी हम बात करें, विदेशी खेलों की बात चल रही, केवल हमारे देशी खेलों की बात नहीं है। तो इनमें अनेक जो खेल के जो उपकरण हैं वो अत्यधिक खर्चीले, जो महंगे, जो अत्यधिक खर्च उन उपकरणों पर व्यक्तियों को करना होता है, जब जाकर के वो व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करके वो खेल के सामान खरीद सकता है। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति यदि खेल के सामान खरीदना चाहता है तो कम से कम उसको 100 रुपये कम से कम उसको खर्च करने होंगे। ज़्यादा तो खूब महंगे सामान आते हैं, पर कम से कम आपको, कहने का तात्पर्य ये समझे, 100-200 रुपये उसमें न्यूनतम आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। अन्यथा आपको आपकी खिलाड़ियों में गिनती, शुमार का मतलब गणना होना, आपकी खिलाड़ियों में गिनती नहीं हो सकती, आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो। उन खेलों की ये समस्या है, उनमें ये कमी है, ये अवगुण है। लेकिन हमारा जो
भारतीय खेल है गुल्ली डंडा, है कि बिना हर फिटकरी के चौका रंग देता है। कहने का तात्पर्य, कहावत है हमारे यहाँ पर, हल्दी लगे न फिटकरी रंग भी चौका है। उसमें यह है कि बिना कुछ खर्च किए हमारा काम बन जाता है। तो ये गुल्ली डंडा खेल भी ऐसा ही है कि इसमें बिना खर्च के हमारा जो उद्देश्य है खेलने का, आनंद लेने का, वो पूरा हो जाता है। परंतु हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। परंतु समस्या ये है कि हम जो ये अंग्रेजी जो चीज़ें हैं, चाहे खेल हों, अंग्रेजी खेल हों, चाहे पहनावे की चीज़ें हों, चाहे भाषा हो, चाहे अन्य सारी जो चीज़ें हैं, हम अंग्रेज़ों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, पाश्चात्य जो सभ्यता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनके पीछे उनका इतना अनुकरण कर रहे हैं, इतनी नकल कर रहे हैं कि हम अंधे होकर ही अंधभक्त बन गए उन चीज़ों के। केवल दिखावा को, और दिखावे में हम दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारा जो स्वदेशी जो चीज़ें हैं, ऐसे लगता है कि हम अपनी स्वदेशी जो चीज़ें उनसे या तो हमारा बिल्कुल लगाव नहीं रहा, अरुचि से तात्पर्य ये है, या हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। ऐसी स्थितियाँ बन गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। विद्यालयों की जो स्थिति है, प्रत्येक बच्चे को उसके फीस के रूप में खेल फीस, जिसको हम क्रीड़ा शुल्क के रूप में आप देते हो विद्यालय में फीस के साथ में, तो 3-4 रुपये हर वर्ष आपको वो देने होते हैं, ताकि आपको वर्ष पर खेलों में आपको शामिल होने का, भाग लेने का अवसर मिलता है। किसी को ये नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं, तो उसके बदले में जब खेल खिलाए जाते हैं विद्यालयों में, अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है, तो वहाँ पर सूझने से तात्पर्य विचार नहीं आता है। किसी को ये विचार, कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति ये विचार नहीं करता कि इन बच्चों को हमारे जो भारतीय अनेक खेल हैं, गुल्ली डंडा है, और भी अनेक जो बहुत सारे खेल हैं, हॉकी है, बास्केटबॉल है, बहुत सारे जो स्वदेशी खेल हैं, वो सिखाए जाए बच्चों को हैं। और उनमें ज़्यादा गुल्ली डंडा तो ऐसा है कि उसमें कुछ भी खर्च नहीं करना होता, तो जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखें, अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है, हैं। जो अंग्रेजी जो खेल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित हो रहा है क्रिकेट, तो वो खेल ऐसे लोगों के पास हैं, धनी लोगों के पास, जिनके पास ज़्यादा ही पैसा हो। यदि हम पैसे की मितव्यता, हमारे पैसा आधारभूत चीज़ों में हम पैसा खर्च करते हैं, इन खेलों वगैरह में खर्च नहीं कर पाते, तो फिर क्या आवश्यक है हमें कि हम विदेशी खेल खेलें, पैसा खर्च करने वाले खेल खेलें। हमारे सारे जो भारतीय जो खेल हैं उनमें तो पैसा खर्च नहीं करना होता, तो बिना पैसे वाले जो खेल है उनको ही हम खेलें, उससे हमारा स्वदेशी खेलों के प्रति जो जुड़ाव है वो भी बना रहेगा। पर ऐसा विचार हम अक्सर करते नहीं हैं। फिर आगे देखिए, गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मरते हैं। व्यसन मरते हो, व्यसन का तात्पर्य बुरी आदत से है। तो जो गरीब बच्चों से तात्पर्य हमारे जो ग्रामीण जो परिवेश के जो परिवार हैं, जो उन व्यक्तियों के बच्चों के लिए ये बात यहाँ हुई है, तो उनके सिर मरने से तात्पर्य उनके लिए ये बुरी आदत क्यों डाली जा रही है, हैं। उनकी बार बार उनके सामने से विदेशी खेल क्यों लाए जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उन खेलों की तरफ क्यों झुकाव उनका बढ़ाया जा रहा है, हैं। उन्हें ऐसे खेल खिलाए जाएं, स्वदेशी खेल खिलाए जाए, ताकि उनको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े। फिर आगे कहानीकार कह रहे हैं, या कथानायक कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ कमियां तो खेलों में होती है, तो वो हमारे खेलों में हैं, तो बाहरी जो विदेशी खेल हैं उनमें भी है वो कमियां, खतरा, मुसीबत, जोखिम सब में है। कैसे है जोखिम खतरों की बात चल रही है आगे। ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता क्या। आगे कहा गया है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे जो गुल्ली डंडा खेल है या अन्य जो खेल हैं उनसे खतरा रहता है, आँख फूट जाए, हैं, सिर में लग जाए, सिर फूट जाए, कई समस्याएं रहती है। तो
हमारा विचार ये है कि जब हमारे खेलों में कोई खतरा है, जोखिम है, तो विदेशी जो खेल है, क्रिकेट है या अन्य जो खेल है, उनमें भी व्यक्ति का कई बार हमने कई जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पता है कि कई बार व्यक्तियों की खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय मृत्यु तक हो गई। तो जोखिम सारी है, वहाँ भी सिर फट जाता है बॉल की लग करके, या किसी भी स्थिति में खिलाड़ी के हाथ से बैट ही छूट जाए, बल्ला ही छूट जाए, कई परिस्थितियाँ बन जाती है, तिल्ली फट जाती है खेलते समय। क्रिकेट का जो खेल है उसमें खेलते समय अब तिल्लियाँ शब्द जो आया है वो हमारे शरीर में ही ये एक अंग होता है, पसलियों के नीचे बाईं ओर हमारा पेट का जो भीतरी भाग है उसमें एक छोटा सा अंग होता है, उसको तिल्ली कहते हैं। तो वो भी कभी कभार क्रिकेट खेलते समय फट जाती है। बहुत खतरा, व्यक्ति को जान से हाथ धोने जैसा खतरा पैदा हो जाता है, टांग भी टूट जाने का, कई प्रकार के जो डर खतरे इनमें भी रहते हैं। तो हम यदि खतरों की बात करें तो वो सभी खेलों में जोखिम तो सब में रहती है। अगर हमारे आगे कथन आए करेंगे, अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज भी बना हुआ है, कहने का मतलब इससे लग गई थी, जोखिम तो मोल ले ली थी, बना हुआ है, तो इसमें ऐसी समस्या आई तो समस्या उन खेलों में भी आती है। क्या आती है? तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे हैं बल्ले से खेलते समय उनकी स्थिति ऐसी बनी कि वो अपंग हो गए और वो बल्ला ही उनके रूप में उनके लिए सहारा बन गया। विकलांग हो गए, वो लग गए और अंग टूट फूट गए, जिससे उनका वो बैट ही उनके लिए बैसाखी की तरह हो गया, वो विकलांग हो बैठे। तो खतरे सभी खेलों में है। ये अपनी अपनी रुचि की बात है कि कोई व्यक्ति कौन सा खेल खेले। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है, वो उसका व्यक्तिगत मामला या विषय है। तो यहाँ कहानीकार अपने अपने विषय में कह रहे हैं आगे कि मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो कह रहे हैं कि मेरी सबसे अच्छी जो पसंद है, मेरी सब पसंदीदा जो चीज़ें हैं उनमें सबसे अच्छी लगती है गुल्ली। सारे खेलों में श्रेष्ठ खेल है गुल्ली डंडा, कहने का तात्पर्य ये है। और बचपन की यदि कोई याद करे, बचपन से जुड़ी हुई जो मीठी स्मृतियाँ अर्थात जो प्यारी जो यादें हैं उनके मैं बात करूं तो मुझे ये सबसे प्यारी जो चीज़ लगती है वो गुल्ली लगती है, अर्थात गुल्ली डंडा खेल ही मुझे सबसे प्रिय